नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बयान ने बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने मौजूदा केंद्र सरकार की तुलना ब्रिटिश हुकूमत से कर दी है और कहा है कि आज भी सरकार के खिलाफ बोलने वालों को उसी तरह प्रताड़ित किया जाता है जैसे आजादी से पहले अंग्रेजों के दौर में होता था। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुसंख्यक सांप्रदायिकता को देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती बता दिया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की सोच को हिंदू विरोधी बताया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सिर्फ बीजेपी पर राजनीतिक हमला है या फिर कांग्रेस एक बार फिर वैचारिक राजनीति और सेकुलर विमर्श को केंद्र में लाने की कोशिश कर रही है? क्या देश में लोकतांत्रिक असहमति दबाई जा रही है या फिर विपक्ष राजनीतिक नैरेटिव बनाने में जुटा हुआ है? इस पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने मौजूदा शासन व्यवस्था की तुलना ब्रिटिश हुकूमत से करते हुए कहा कि आज देश में वही हालात हैं जो आजादी से पहले अंग्रेजों के समय थे। बहुसंख्यक सांप्रदायिकता देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। आज जो हालात से आप तुलना करेंगे तो ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जो कि ऐसे परिवेश में जिनका जीवन जीता विदेश में पड़े और आज जो हुकूमत यहाँ चल रही है इस देश में, इसकी तुलना आसानी के साथ उस समय के ब्रिटिश हुकूमत के साथ की जा सकती है। जहां लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, आज भी वही हालत है। सांप्रदायिकता बहुत खराब देश पैदा करती है, नफरत पैदा करती है। लेकिन अल्पसंख्यक की सांप्रदायिकता से ज्यादा खतरनाक बहुसंख्यक सांप्रदायिकता उससे ज्यादा खतरनाक है और वही आज हम सब लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती। इधर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर हिंदू विरोधी सोच रखने का आरोप लगाया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि 1947 में देश का विभाजन हिंदुओं ने नहीं बल्कि जिन्ना की सोच ने कराया था। आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण और अलगाववाद की राजनीति करती रही है। 47 में देश विभाजन किसने कराया? क्या बहुसंख्यक हिंदुओं ने देश विभाजन कराया? क्या जिन्ना हिंदू था? अरे देश विभाजन करने वालों के साथ तब भी कांग्रेस खड़ी थी। आज भी आप अल्पसंख्यक चिल्लाकर हिंदुस्तान के मुसलमान को मुख्य धारा में जुड़ने की बजाय उसको अलग करते जा रहे हैं और उसके अंदर अलगाववाद पैदा करते जा रहे हैं, उसके अंदर कट्टरता पैदा करते जा रहे हैं और आज भी आप मुसलमान आतंकवादी और कट्टरपंथियों को शरण देते जा रही है और इसी के कारण कांग्रेस की ये दुर्दशा हुई है। दिग्विजय सिंह के बयान ने मध्य प्रदेश की राजनीति में वैचारिक बहस को फिर तेज कर दिया है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र, सेक्युलरिज्म और संवैधानिक मूल्यों की लड़ाई बता रही है तो बीजेपी इसे हिंदू विरोधी सोच और तुष्टीकरण की राजनीति करार दे रही है। एक तरफ सत्ता पर सवाल उठाने की बात हो रही है तो दूसरी तरफ हिंदुत्व और बहुसंख्यक समाज को लेकर बयानबाजी पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। आने वाले दिनों में ये बयानबाजी और तेज होगी क्योंकि मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई का बनता जा रहा है। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। तो चलिए, चर्चा के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका दुबे जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ रही हैं। मनोज यादव जी अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी प्रदेश के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जुड़ेंगे थोड़ी देर में हमारे साथ स्टूडियो से। इसके साथ ही भावना शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। प्रियंका जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। जो बयान दिग्विजय सिंह ने दिए हैं उस पर क्या स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी को लेकर? किस तरह से आप लोग देख रही हैं? क्योंकि तुलना देख रही हैं ब्रिटिश सरकार से कर देना, फिर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक को लेकर तमाम बड़े बयान आए हैं। क्या रिएक्शन है, क्या स्टैंड है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी? नमस्कार राघवेंद्र जी और समस्त दर्शकगण। ये वही दिग्विजय सिंह है जिनको अलग अलग 6 देशों में जाकिर नाइक, जो कि अपनी अलगाववादी और आतंकवादी सोच के कारण एनआईए के टारगेट के ऊपर रहते हैं, उनके ऊपर जांचें भी की जा रही है, इनको वो
शांति दूत नजर आते हैं, वो शांति के मसीहा नजर आते हैं, और जाकिर जैसे नाइक जगह ये समर्थन करते नजर आते हैं। ये वही दिग्विजय सिंह है जो सिमी जैसे आतंकवादी संगठन के जो कनेक्शन निकलते हैं उनके ऊपर बैन हटाने की डिमांड करते हैं। ये वही दिग्विजय सिंह है जो 26/11 के आतंकी हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देते हैं और उसके बाद में भगवा आतंकवाद की थ्योरी करते हैं। ये वही दिग्विजय सिंह है जिनको ओसामा बिन लादेन को भी सम्मान देने की जरूरत पड़ती है। ये वही दिग्विजय सिंह है जिनके कहीं ना कहीं जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो नक्सलाइट के साथ में मिलते हैं और इनको हिजमा जैसे के लिए दुख प्रकट होता है। ये वही दिग्विजय सिंह है जिस व्यक्ति ने हमेशा पीएफआई के केसेस को 95% 97% फर्जी बताने का कार्य करते हैं और एनआईए जैसे संगठन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। ये वही दिग्विजय सिंह है जिनकी सामंतवादी सोच आज सभी के ऊपर आक्रमण करने लग जाती है, चाहे वो इनके खुद के पार्टी के लोग ही क्यों ना हो। ये वही दिग्विजय सिंह जिनको हमेशा हिंदुओं को टारगेट करके भाषणबाजी करने में अच्छा लगता है, परंतु जब गौशाला का निर्णय आता है तो खुद को सनातन धर्मी बताने लग जाते हैं, क्योंकि वो आप लोगों को तो हमेशा कभी अपने आकाओं को प्रसन्न करना होता है और कभी हिंदू वोट की चिंता हो जाती है। ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने प्रदेश का पूरा पट्टा ढार करके रखा हुआ था और आज ये दूसरों के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी पार्टी पे भी सवाल खड़े करने लग जाते हैं। और तो और ये मत भूलिए कि ये वही दिग्विजय सिंह है जो बाटला हाउस एनकाउंटर में जब आतंकी मारे जाते हैं तो ठीक है ना प्रियंका जी, चलिए आप ये कह रहे हैं कि नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं दिग्विजय सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में रहे, लेकिन इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? किस तरह से आप इस नैरेटिव की दीवार को तोड़ेंगे? आप दिग्विजय सिंह जी खुद ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी खुद की वैल्यू इतनी खराब है कि जहां वो प्रचार करना चाहते हैं वहां पर उनकी पार्टी हार जाती है। दिग्विजय सिंह ये खुद स्वीकार कर चुके हैं कि इनको इंदौर में कितनी तरीके से इनके खुद के जिला अध्यक्ष ने गालियां दी, वो खुद इनको समझना चाहिए। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। मनोज जी हमारे साथ है इस वक्त स्टूडियो। मनोज जी स्वागत है। दिग्विजय सिंह या उनकी पार्टी से तो कोई उनका सहयोगी या साथी नहीं, लेकिन इस बड़े अलायंस का एक बड़ा मजबूत पक्ष जो है, एक मजबूत साथी, वो हमारे साथ मनोज जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मनोज जी क्या कहेंगे, क्योंकि एक बड़े अलायंस के भीतर से जब इस तरह की बयानबाजी सामने आती है तो क्या समाजवादी पार्टी दिग्विजय सिंह के इस बयान से पूरी तरह से सहमत है? दिग्विजय सिंह जी बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो तथ्यात्मक चीजें सामने हैं हम लोगों के, कि ब्रिटिश शासनकाल में जो तालिबानी फरमान रहता था, आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वही बन चुकी है कि आप अगर देखेंगे कि सारी एजेंसियां दबाव में हैं, जितनी भी एजेंसियां हैं। आज आम जनता में एक मैं आपको उदाहरण देता हूं कि बरोदिया नौनागिर जो खुरई विधानसभा में आता है, जो पूर्व यहाँ के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह की विधानसभा है, उसमें एक दलित बेटी के साथ छेड़छाड़ होती है। अंजना बेटी का नाम है, सबको पता है, बहुत बड़ी घटना थी, हाईलाइटेड भी रही है। उसके बाद लगातार 3 लोगों की हत्याएं हो जाती है उस परिवार में। बेटी बाद में लास्ट में सिर्फ पीड़ित जो अंजना है वो बचती है, उसको भी मार दिया जाता है क्योंकि वो उसमें गवाह थी, क्योंकि उसी परिवार की। लेकिन आज तक उस परिवार दहशत में है, उस परिवार को डराया जाता है, उसका घर खसा दिया जाता है। आज भी वहां चौकी बनी हुई है, आप देखेंगे जाके तो। लेकिन इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या होता है कि नेता जो बयान देते हैं उनके बयान को तोड़ मरोड़ के आगे पीछे बना के पेश किया जाता है। वाकई में भारतीय जनता पार्टी का जो शासनकाल है, इसमें आप देखेंगे हाथरस हत्याकांड में जो ग्राउंड पर रिपोर्ट कर रहे थे सिद्दीकी कप्पन, जो 27 महीने जेल में रहे, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तब उनको छोड़ा गया। क्या ये तालिबानी शासन ब्रिटिश शासन से ज्यादा खराब स्थिति नहीं है? मणिपुर में जो हिंसा होती है उस पर हमारे अमित शाह गृह मंत्री बगल में जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, आज तक वहां नहीं गए। क्या ये तालिबानी शासन से या अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत से ज्यादा खराब शासन नहीं है? अगला मैं कहना चाहता हूं कि 4 PM जो हमारा न्यूज नेटवर्क है, उसका फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया जाता है क्योंकि वो सरकार के खिलाफ कहता है। और तो और बड़ी सबसे बड़ी बात जो ब्रिटिश हुकूमत से ज्यादा खराब क्या है कि अगर आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में जो वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काउंटिंग में जाती हैं, तब तक वो मुख्यमंत्री थी या नहीं थी? उस टाइम पे पुलिस वाला उनको लात मार देता है। आज तक कोई कार्रवाई हुई क्या? ये तालिबानी शासन नहीं है या ब्रिटिश हुकूमत का शासन नहीं है? एक और मैं एग्जांपल देता हूं कि जो वहां पे वोट काटे गए पश्चिम बंगाल में, जब वो लोग चुनाव आयोग जाते हैं या कोर्ट गए तो वहां क्या फैसला दिया गया कि आप अगली बार वोट डाल देना। क्या ये लोकतंत्र बचा हुआ है?
क्या संविधान यहां बचा हुआ है? इसी तरह उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव होता है, मिल्कीपुर चुनाव हुआ या कुदरकी चुनाव हुआ, तो उस चुनाव में वोटर को वोट नहीं डालने दिया जाता, पुलिस वाले खुद उनको बंदूक दिखाते हैं। तो ये ब्रिटिश शासन से ज्यादा खराब शासन है। इस यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ऐसी तस्वीरें तो बंगाल में थी मनोज जी की ममता दीदी को लेकर लोग सवाल उठाते थे, लेकिन चलिए उसके पर तो दूसरा बयान, और जवाब देंगी प्रियंका। एक और चीज, हाँ, कि आज महंगाई की बात होनी चाहिए कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार की, रोजगार की बात होनी चाहिए। तो यहाँ पे मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के हथकंडे अपनाती रहती है। लेकिन तो दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है, हाँ, तो वाकई में ब्रिटिश शासन काल से ज्यादा खराब शासन है। लेकिन इस बार बयान तो दिग्विजय सिंह भी अगर उस मन से महंगाई की बात करते, उस मन से भ्रष्टाचार की बात करते, उस मन से सरकार पर तमाम सवाल, ठीक है प्रियंका जी जवाब देंगे, लेकिन वो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वाला बयान, उस पर क्या मनोज जी स्टैंड है समाजवादी पार्टी का? नहीं, जो ये सरकार के शासन काल पे हमारा स्टैंड है। बाकी सब लोग भाईचारे से रहें, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कुछ नहीं है। संविधान है, संविधान सबके लिए बना हुआ है, चाहे कोई अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, संविधान का पालन होना चाहिए। जो डबल स्टैंडर्ड्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राजनीति समाजवादी पार्टी की आज तक समझ में नहीं। आप लोग हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन जब इस तरह से ध्रुवीकरण वाला मामला आता है तो उस पर खुलकर स्टैंड क्यों नहीं लेती है समाजवादी? नहीं, हम लोग सबके साथ हैं। हमारे लिए हमने क्या कहा कि हमारे लिए संविधान बराबर है, संविधान सबके लिए है। हम हमेशा संविधान का पालन मानने वाले लोग हैं, संविधान का पालन। छोटा सा जवाब, फिर भावना जी के पास में जाऊंगा। संविधान की बात करने वाले जरा अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पे बात करेंगे, आजम खान के ऊपर बात कर पाएंगे? इनके ऊपर भी आपके जवाब आ जाते तो मुझे खुशी हो जाती। बिल्कुल इस तरह के लोगों के खिलाफ ही आप लोग की आवाज निकल पाती है। अफजल अंसारी, रिजवान जहीर, इनके खिलाफ भी कभी बोलने का साहस जुटा पाएंगे? बिल्कुल बहन प्रियंका दुबे जी, बिल्कुल आजम खान जी को झूठा फंसाया जा रहा है। आजम खान जी एक बेहद ईमानदार व्यक्ति है। आप वहाँ की गरीब जनता से जाके पूछिए। आजम खान जी हमारे बहन प्रियंका दुबे जी, आजम खान जी से एक बार आप मिलके आइए, आपको इंसानियत क्या होती है समझ में आएगी। उनको झूठा फंसाया जा रहा है। प्रियंका जी को पूरा सुन लो, फिर आप अपने बारे में। तैयारी में जब आप आ गए थे, उसको कहते हैं तालिबानी शासन। आप उस पर भी चर्चा कर लीजिए। नहीं प्रियंका जी, उस पे जवाब दे दीजिए छोटा सा, फिर मैं भावना जी के पास जाऊं। जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बहुसंख्यक जो है वो चिंता का विषय है, सबसे बड़ी चुनौती इस देश में, इस बयान पर क्या रिएक्शन है? मैं आप लोग के माध्यम से ये सवाल करती हूँ कि बताइए, हमारा जो बहुसंख्यक समाज है, सनातन धर्म को मानने वाला, हिंदू धर्म को मानने वाला, उन्होंने कितने देशों के ऊपर आक्रमण कर लिया और कितनों को बेघर किया और कितनों की मॉब लिंचिंग करी? आप इसका उदाहरण दे दीजिए, वरना मैं आपको बहुत सारे उदाहरण तो वैसे ही गिना दूंगी। ठीक है, भावना जी का मैं रुक कर लूं, फिर आता हूं मनोज जी आपके पास। भावना जी, दिग्विजय सिंह के इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि चूंकि इसको टाइमिंग से जोड़ के भी देखा जा रहा है, कल बकरीद का बड़ा त्योहार है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का बयान इस दरमियान आना, टाइमिंग को लेकर क्या कुछ कहेंगी? और क्या सच में ये दिग्विजय सिंह का कोई राष्ट्रीय चिंता है, सामाजिक चिंता है इसमें नजर आ रहा है, या सिर्फ एक पॉलिटिकल मैसेज इस बयान के भीतर? पहले से चले आ रहे हैं और दोनों के द्वारा ही कांग्रेस भी इस बात को हमेशा से उठाती आई है, और जो प्रोमिनेंट पार्टी भाजपा है उसके सहयोगी दल है, या कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस नैरेटिव को पिछले साल जब पिछले चुनाव हुए थे विधानसभा के, लोकसभा के, उसके पहले भी तो तुष्टीकरण शब्द पाया गया है यूपीए और उसके जो अलायंस रहे उनके ऊपर। और जो दूसरा दल है वो भी इस बात को, जो विपक्ष है, विपक्ष भी इस बात को उठाते आ रहा है। अब बात है कि दिग्विजय सिंह की, तो जब भी वो कुछ बोलते हैं तो मीडिया में चर्चा बनती है, ये बात वो खुद भी बहुत अच्छे से जानते हैं और उसका वो कई बार जिक्र भी कर चुके हुए हैं। तो लेकिन वो कभी कभी बहुत हंसी मजाक में भी गंभीर बात कह देते हैं, और कभी इसमें उन्होंने ये जो मैंने वक्तव्य उनका सुना और जो उन्होंने अभी पुण्यतिथि पर, सिर्फ यही बात नहीं है, उन्होंने आगे भी बातें की कि वो एक किस तरह का जीवन जीते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो नई पीढ़ी को भी उस के बारे में पढ़ना चाहिए। एक संभ्रांत परिवार से थे और नेहरू जी ने किस तरह की जीवन शैली अपनाई। उन्होंने पटेल को लेकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लेकर भी और नेहरू जी के रिश्तों के ऊपर भी बात की है। तो कुल मिलाकर उन्होंने उन्हीं तारों को भी छुआ है साथ साथ में, जिसका कि भाजपा और उसके सहयोगी दल एक नैरेटिव बताते जा रहे हैं यहाँ पर।
आप बकरा ईद की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ में राज्यसभा भी, और जब से राज्यसभा की जो सीट खाली होने वाली है तो सबकी नजरें उस सीट पर भी है, क्योंकि एक कांग्रेस एक सीट 3 में से एक पे टसल काफी होने वाली है। तो हम उस चीज को भी ध्यान में रखें, मध्य प्रदेश में जो 3 सीट खाली हो उसकी बात करते हैं। ठीक है मनोज जी, आपका रुख कह रहा हूं। जिस बेबाकी से आपने शुरुआत में कहा कि दिग्विजय सिंह बड़े अनुभवी नेता हैं, उनके पास अपने अनुभव, उसके आधार पर जो कहते हैं तथ्यात्मक चीजें खुलकर कहिए ना। समाजवादी पार्टी ये खुलकर क्यों नहीं कह रही है कि जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की जो लड़ाई, जो बयान, जो बात उन्होंने आज छेड़ी है, अगर आपको लग रहा है कि सही नहीं है तो गलत है, ये कहने में क्यों डर रहे हैं फिर आप लोग? नहीं, गलत कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। मैं फिर कह रहा हूं कि उन्होंने जो हो रहा है, जो ब्रिटिश शासन काल में भी इतना गलत नहीं होता था, तो उन्होंने अगर उससे तुलना की है, कभी भी हम कोई भी एग्जाम्पल देते हैं तो किसी चीज को कोट करते हैं हम लोग। ये आपकी खासियत है मनोज जी। तुरंत आप देखिए फिर इस बात को आपने जलेबी की तरह घुमा दी। नहीं मनोज जी, मैं ब्रिटिश हुकूमत वाली बात पे जा ही रहा हूं। मैं आपसे, उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक जो लोग हैं वो चिंता का विषय है, चुनौती है। समाजवादी पार्टी मानती है? नहीं, हमारा इसमें मानती है क्या? नहीं, हमारा स्टंट ये क्लियर है कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सभी के लिए संविधान बराबर है। अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं और समाजवादी पार्टी सबको लेके चलती है। समाजवादी पार्टी ने पीडीए बनाया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने। जो पीड़ित है, जो दुखी है, वो सभी उसमें पीडीए का हिस्सा है। उसमें अल्पसंख्यक भी पीड़ित हो सकता है, दुखी हो सकता है और बहुसंख्यक भी हो सकता है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो अगर लोग कहते हैं कि ब्राह्मण सबसे ज्यादा फॉरवर्ड है या सबसे ज्यादा नौकरियों में है, कहीं भी हैं, लेकिन अगर वो भी पीड़ित है, हम उसके भी साथ में हैं। हम जातिवाद की राजनीति हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमेशा बयान देते हैं कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक या पीड़ित, दुखी, अंगड़ा कोई भी है, हम सभी के साथ में हैं। अभी जो वर्तमान परिदृश्य माहौल जो भारतीय जनता पार्टी बना के रखती है हिंदू मुस्लिम का, ये चिंता का विषय है। क्योंकि इसको लेके आप देखेंगे कि अगर कोई प्रोग्राम होता है, चाहे हमारे हिंदू भाइयों का हो चाहे मुस्लिम भाइयों का हो, मैं स्वयं हिंदू हूं, ठीक है, मंगलवार का व्रत रखता हूं, कलावा भी बांधता हूं, लोग कहते हैं चीजों के लिए, ठीक है ना, और 25 साल से रखता हुआ आ रहा हूं, कोई आज से नहीं रख रहा हूं। मैं मंदिर भी जाता हूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जाति देख के या कोई वर्ग देख के, मजहब देख के भेदभाव किया जाए, जैसे अभी बयान दिए जाते हैं कि सड़क पर नमाज नहीं होगी, या कोई और बयान दिया जाता है, या नमाज अगर सड़क पे नहीं होगी तो हमारा जो हिंदू भाइयों का कोई भंडारा चलता है या कोई कथा भागवत होती है, नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर नमाज पढ़ी जा रही है तो हमारी भागवत भी होनी चाहिए। हम बिल्कुल संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो संविधान है, आप नियम कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। मैं उससे आगे भी बात कर रहा हूं, चाहे सिख हो या ईसाई हो, ये संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। कहीं संविधान में अगर लिखा हो कि अगर इसमें हिंदू को कम पावर है या मुस्लिम को ज्यादा पावर है या सिख को उससे ज्यादा पावर है, ये बिल्कुल कहीं नहीं लिखा है। मतलब आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं, स्वीकार नहीं कह रहे हैं कि जो बात दिग्विजय सिंह ने कही है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, चिंता का विषय इसलिए है, आप स्वीकार कर रहे हैं ना, चिंता का विषय इसलिए है कि उनको अभी जगह जगह आप देखेंगे, चाहे पश्चिम बंगाल को लेके ले लें आप, जो लोग रह रहे हैं अभी वहां फरमान जारी किया जाता है, और तो और आप जो पिछड़ों के साथ गलत हो रहा है वहां पे। अभी शुभेंदु अधिकारी जब से मुख्यमंत्री बने, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना भी चाहता हूं कि 17% ओबीसी के लिए आरक्षण था, वहां 7% कर दिया गया। तो ये चिंता का विषय नहीं है क्या? लेकिन पूरे देश में बहुसंख्यक चिंता का विषय कैसे हो सकते हैं? जो बात आप कह रहे हैं मैं स्वीकार रहा हूं उसको, कि जो जहां शोषित है, वंचित है, उसके लिए बात होनी चाहिए, लेकिन पूरे देश में जो बहुसंख्यक है वो चिंता का विषय हो गए। इसको आप गलत नहीं कर रहे, इसीलिए मैं आपसे शुरू से कह रहा हूं कि डबल स्टैंडर्ड्स की राजनीति जो समाजवादी पार्टी, बिल्कुल सही बात है, आप डबल स्टैंडर्ड वाली बात कर रहे हैं हिंदू वोटर्स को लेकर। कुछ चीजों में जहां सही चीज है कि भाई ब्रिटिश शासन है, उससे भी खराब शासन है, ये सही है। अब उसमें पंथ में, जाति में, धर्म में प्रियंका जी जब हमारे लिए सभी समान है। प्रियंका जी इनके लिए सब समान है, इनडायरेक्टली वही बात कर रहे हैं, लेकिन मनोज जी भी मान नहीं रहे हैं। ठीक है, परसेप्शन वार की जो ये लड़ाई है, जो नैरेटिव सेटिंग्स की लड़ाई है, उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है? उस परसेप्शन वार में अपने आप को वहां भारतीय जनता पार्टी कहां देख रही है? भारतीय जनता पार्टी सदैव राष्ट्रवाद के साथ रही है, परंतु मेरे भाई दुनिया भर में घूम के आ गए, पर कश्मीरी जेनोसाइड की जो हिंदू जेनोसाइड हुआ उसके ऊपर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बंगाल में जो हिंदू जेनोसाइड हुआ उस पर इनके शब्द नहीं निकला।
संदेश खाली की घटना के ऊपर एक शब्द नहीं निकला। केरला में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है उसके ऊपर एक शब्द नहीं निकला। बिहार में डेमोग्राफी चेंज के ऊपर एक शब्द नहीं निकला। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों के ऊपर एक शब्द नहीं निकलेगा। आजम खान जो कहते हैं जो दिए जलाते हैं वो किसी को भी जला सकते हैं, उन पर इनका शब्द नहीं निकलेगा। इसके बाद में इनके खुद के रामजी लाल सुमन जिन्होंने राणा सांगा को तक गद्दार कह दिया था, उनके ऊपर से इनका एक शब्द नहीं निकला, इन्होंने चुप्पी साध ली। उसके बाद में बात करूंगी जो मुलायम सिंह यादव ने हिंदुओं के ऊपर गोली चलवाई थी कार से, वो निहत्तेकार सेवक थे। पहले आप पता कर लीजिए किसने चलवाई थी। जिन्होंने गोली चलवाई थी वो आपके नृपेंद्र मिश्रा, उसके अध्यक्ष बना के बैठे मंदिर के, और वो आप मंदिर के अध्यक्ष बने हुए हैं। मनोज जी के करके फिर ऐसे किसी की बात नहीं आ पाएगी ना, पहले सुन लीजिए उनको फिर काउंटर करिए। अभी तो मैं आपको आपका आईना भी दिखा रही हूँ कि आप लोगों ने क्या किया। एमवाय समीकरण में आप लोगों ने किस तरीके से यूपी की बलि चढ़ाई है वो हमने भी सहा है। हमने भी देखा जब निहत्तेकार से लोगों के ऊपर गोली चलाई गई है तो वो हमारे ऊपर भी गोली चली, हम ये मानते हैं। लेकिन आप लोगों की जो डाइवर्शन वाली रहे, भला आपने किसी का नहीं किया। आप लोग ने अतीक अहमद जैसों के या बात करो मुख्तार अंसारियों की बंदूक के तले इंसानों को रोंद दिया, इंसानियत रोंदी गई, संविधान रोंदा गया। आप वहां मौन धारण करे रहे, आपके शब्द वहां नहीं फूटे और आप यहाँ वकालत करने आ रहे हैं। ये वही कांग्रेस की व्यक्तिगत वकालत कर रहे हैं, साथ देने आ गए हैं जो कहते अखिलेश आप लोगों का विधानसभा में गठबंधन चूर चूर, और वहां पर अगर देखा जाए तो लोकसभा में आप लोग भैया करने लग जाते हो। तो पहले अपने स्टैंड तो प्रियंका जी लेकिन दिग्विजय सिंह को ऐसा क्या महसूस हुआ कि उन्होंने ये बयान दिया? इस पर मैं बात कर रहा हूं। आप लोग कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन इस बीच अल्पसंख्यकों को लेकर आखिर विपक्ष चिंतित है, तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या सच में अल्पसंख्यक? राहुल गांधी ने कहा है अल्पसंख्यक मत कहिए, उन्हें मुस्लिम कहिए, तो हम हर जगह मुस्लिम कह रहे हैं ना, क्या दिक्कत है? राहुल जी कुछ कहेंगे, थोड़ा सा जवाब, फिर भावना जी आपसे मैं पहले बहन प्रियंका जी, नहीं अब आप समय हमारे पास कम है, मनोज जी जल्दी से। अभी हमारी बहन प्रियंका जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा न्याय की बात करती है। मंदिर पे जो गोलियों का जवाब मैं दे देता हूं, और सदन में आपके अनुराग ठाकुर जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जवाब दे दिया था, और आप बयान को खोल के पढ़ उसको सुन लेना कि मंदिर जिन्होंने नृपेंद्र मिश्रा जी थे उस टाइम सुरक्षा की व्यवस्था की गारंटी उनकी थी। वो मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और वो मंदिर को बनवा रहे हैं। वो स्वयं बयान दे चुके हैं। बहन आप बहुत अच्छी वक्ता भी हो और अच्छी व्यक्ति भी हो, आप उस बयान को सुन लेना कि नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा था कि नेताजी का, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का कोई आदेश नहीं था, ये गोली मैंने कानून व्यवस्था के लिए चलवाई थी, लेकिन हमेशा, और उन्होंने न्याय की बात हमेशा की है। दूसरा, अयोध्या में अगर यही चीज होती तो अयोध्या को वहां की जनता ने, भगवान श्री राम ने आशीर्वाद दिया है समाजवादी पार्टी को। गलत कौन है सही कौन है, भगवान श्री राम कहीं ना कहीं सारी चीजों को देखते हैं, तो अपने आप ये फैसला हो जाता है। अब पूरी बात होने दीजिए, जल्दी पूरी रिएक्शन देना पड़ेगा। इसी तरह किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान की बात करती है, हमेशा न्याय की बात करती है। ठीक है भावना, आजम खान साहब के साथ आ गई बात, भारतीय जनता पार्टी, प्रियंका जी आपकी बात आई, आजम खान जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अन्याय किया है, मैं करके रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए बार बार। लेकिन मनोज जी, अगर ब्रिटिश हुकूमत की तरह तस्वीरें हैं तो आप लोग खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम चीजें हैं, और फिर उसके बाद इस तरह का आरोप है, तो उसके जवाब प्रियंका जी ने भी दिया आपके सवालों के लिए। आप ये एक मिनट जवाब ले लीजिए पहले कि ब्रिटिश हुकूमत क्यों नहीं है कि चुनाव आयोग वोट डालने के लिए कहता है कि आप अगली बार वोट डाल देना। चुनाव आयोग से शिकायत की जाती है, चुनाव आयोग मर चुका है। पहली बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग को कफन दिया उनको। भावना जी ये परसेप्शन वार की जो लड़ाई शुरू हुई है, जो जिस तरह से नैरेटिव की लड़ाई शुरू हुई है, ये कितना स्थापित हो पाया है समाज में, देश में या प्रदेश में, और इसका इफेक्ट क्या रहा है, कितना बेनिफिट हो रहा है इसको पॉलिटिकल पार्टी से? इस पर मैं आपसे टिप्पणी चाहता हूं आगे जल्दी से। पूरा पॉलिटिकल शिफ्ट तो हो चुका है, क्योंकि पहले जब हम देखते थे तो जातिगत इक्वेशन होती थी, समीकरण होते थे, रीजन के आधारित समीकरण होते थे। अगर किसी एक पर्टिकुलर जाति के व्यक्ति को एक पार्टी टिकट देती तो दूसरे भी उसी पार्टी के व्यक्ति, उसी जाति के व्यक्ति को टिकट देती थी। पर अब ये सारे नैरेटिव चेंज हो गए हैं। अब इसी तरह के जो आपने बताए हैं, एक जो पोलराइजेशन की बात होती है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा रह गया है। दूसरा, कई बार हम बहस में भी देख चुके हैं कि 1947 के बाद और 1914 के बाद तो इस तरह के नैरेटिव भी अपने आप में आ गए हैं, और उसके बाद में चुनाव के परिणाम वो खुद बयां कर देते हैं तस्वीर को। ठीक है,
चलिए इसी के साथ इस चर्चा को मुझे यही समाप्त करना होगा। समय हमारे पास इतना ही था। बहुत शुक्रिया प्रियंका जी आपका, बहुत शुक्रिया मनोज यादव जी और भावना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दिग्विजय सिंह के बयान ने एक बार फिर देश की राजनीति में विचारधारा, हिंदुत्व और लोकतंत्र को लेकर नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस इसे सत्ता के खिलाफ सच बोलने की आवाज बता रही है, जबकि बीजेपी इसे हिंदू विरोधी मानसिकता और राजनीतिक एजेंडा करार दे रही है। अब देखना होगा कि यह बयान सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहता है या आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक बड़ा मुद्दा बनता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।